लेकिन एक भी कर्मचारी बैरियर की तरफ को बढ़ाता गया, क्योंकि वो दलाली कर रहे थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी की। ये वहां पर ड्रामा करने गए थे। हाँ हाँ साहब ठीक कह रहे हो, हम 40% चोर हैं और हम काम नहीं करते। और जो उनमें से एक रिटायर हो गया बड़ा चोर, वो कह रहा कि हाँ साहब मैं तो अब देखो, मैं तो अब नौकरी कर नहीं रहा। कच्चे कर्मचारियों का तुमने ठेका क्यों ले रखा, मुझे ये बताओ। कि औकात कुछ भी नहीं है, वो आराम से चश्मे लगा करके हीरो की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि झाड़ू तो पकड़नी पड़ नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी चुप जाती हैं बातें कभी तो कभी लहजे मार जाते हैं। ये दुनिया है जनाब, यहाँ गैरों से ज़्यादा अपनों के ताने मार जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान और आज हमारे साथ एक बार फिर से एनसीपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डीसी कपिल साहब हैं। बेबाकी से बात रखते हैं एमसीडी से लेके दिल्ली के अधीन आने वाले कर्मचारियों की लड़ाई सालों से लड़ रहे हैं और इंसाफ अभी भी बाकी है। बात इसी पे करेंगे आज। डीसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बार फिर से। शुक्रिया आपके चैनल का, आपके दर्शकों का और तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। डीसी साहब, कैसे देख रहे हैं आजकल एमसीडी खासकर ज़्यादा ही सुर्खियों में है? सुर्खियों में इसलिए कि कर्मचारियों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है। ये चौहान साहब आपको लगता है कि एमसीडी सुर्खियों में है? सच्चाई है एमसीडी कोई सुर्खियों में नहीं है। जो अन्याय, जो अत्याचार एमसीडी के कच्चे कर्मचारियों के साथ हो रहा है और पक्कों के साथ भी हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो देश के हर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। निजीकरण होना, निजीकरण की तरफ ऑर्गेनाइजेशन को ढकेलना और वहां पर ठेकेदारी प्रथा को लागू करना, ये तो तमाम विभागों में चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन के नाम से, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर 1990 में शुरू हुई ये यात्रा जो कांग्रेस ने शुरू करी थी, इसकी जननी बेसिकली कांग्रेस है। अब उस यात्रा की शुरुआत जो कांग्रेस ने करी, जब मनमोहन सिंह देश के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, यही इस बीमारी को लेकर के आए थे आउटसोर्स की। ये विदेशी बीमारी थी। डीसी साहब, ये यूनियन अब इतना आक्रोश दिखा रही है, उस वक्त नहीं दिखाया था जिसकी वजह से ये प्रथा लागू हो गई। और अब उस टाइम में नंबर एक बात ये थी कि लोगों को जानकारी नहीं थी कि इसका परिणाम क्या होगा। दूसरी बात ये थी कि जो सबसे बड़ी फितरत है वो ये है कि जब दूसरों के घरों में आग लगती है तो हम दूर खड़े होकर के तमाशा देखते हैं। यही फितरत एमसीडी के नेताओं की है। आज जिस आग के आगोश में आकर के धरना, प्रदर्शन, तमाम तरीके के आंदोलन हो रहे हैं, ये आग तो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल की महिलाओं को हटा करके वार्डों से कर्मचारी जब शिफ्ट किए गए थे अस्पतालों के अंदर, ये बीमारी तो उसी दिन शुरू हो गई थी। इन तमाम नेताओं को कहा था, समझाया था। पटपड़गंज के ईडीएमसी के मुख्यालय पर लगातार 10 महीने तक धरना चलता, बड़ा धरना था वो। ठीक है। और इनको कहा कि अगर अब एमसीडी के वार्डों से जो कर्मचारी ट्रांसफर होकर के हॉस्पिटल में लगाए, अगर इस बीमारी को आज तुमने ना रोका तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये बीमारी फैलती 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 सब जगह जाएगी और जो कच्चा कर्मचारी है एमसीडी में काम करने वाला, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ेगा। और यहाँ पर एमसीडी में जिससे तुम गर्व करते हो कि यहाँ ठेकेदारी प्रथा नहीं है, ये ठेकेदारी प्रथा की आगोश में आ जाएगा। तो उस समय तो साहब सफाई कर्मचारी यूनियनों के नेताओं की बात समझ में नहीं आई। इन्होंने कोर कमेटी बनाई, ये सारे वहां धरने से उठ करके भाग गए। इनको बड़े बड़े पद ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा में नवाजे गए, लेकिन उस टाइम इन्होंने एक नहीं सुनी। आज वो दूसरों के घर में लगी हुई आग जब अपने घर में आ गई तो अब बिल बिलाना सब लोग शुरू किए। तो जो आप कह रहे हैं चौहान साहब कि यहाँ पर जो है ना, ये आजकल सुर्खियों में है, पूरा देश सुर्खियों में है और सफाई कर्मचारी का हाल पूरे देश के आउटसोर्सिंग के हाल से ज्यादा बदतर है। देखिए, अगर मैं दिल्ली की बात करूं
तो दिल्ली के 5 लाख के कर्मचारी ऐसे हैं जो सफाई पेशे से जुड़े हुए हैं, वो चाहे एमसीडी में है, चाहे बिजली कंपनियों में है, चाहे एलआईसी में है, चाहे जीआई, वो सब जो है वहाँ पर सफाई व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। चाहे मेट्रो में, मेट्रो के स्टेशन साफ किए जाते हैं, हर टाइम सफाई होती है, मगर उन सब की दुर्गति हो रही है। सरकार ने एक बहुत बड़ा चांटा मार रखा है कि सफाई कर्मचारी को अकुशल कहा हुआ है, अनस्किल्ड। देखिए कितना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अनस्किल्ड का मतलब है बिना दिमाग का कर्मचारी। एक ऐसा कर्मचारी जो बिना पढ़े लिखे, बिना उसको कुछ भी नहीं आता तब भी वो काम करेगा। और मैं ये कहता हूं, मेरा वर्जन ये है कि जिस काम को खंबे पे चढ़ करके बिजली का कर्मचारी करता है और जिस काम को सीवर साफ करने वाला मेरा सफाई कर्मचारी करता है, उस काम को आप चौराहे से लेबर पकड़कर अगर उसको 10,000 रुपये भी एक दिन में देंगे तो भी वो उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए सफाई कर्मचारी देश का कहीं पर भी काम कर रहा है, वो अनस्किल्ड कर्मचारी नहीं है। इसके ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका भी लगाई है, उस पर जल्दी फैसला आएगा। हम ये चाहते हैं कि कर्मचारी सफाई जहां पर भी काम कर रहा है, सफाई कर्मचारी को स्किल्ड श्रेणी में रखा जाए और उसको टेक्निकल ग्रेड कर्मचारी घोषित किया जाए, ताकि देश के अंदर इसको अपनी रोजी रोटी में इजाफा हो सके और इसकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सके। वो चाहे कच्चे कर्मचारी हैं और चाहे विभागों में काम करने वाले कच्चे कर्मचारी दूसरे से आउटसोर्सिंग से, सबका लाभ होगा। साहब आपने कोर्ट की बात की, कोर्ट की बात ये क्यों नहीं मानते हैं ये लोग, सरकार खासकर, कहीं को भी हो, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। मुझे आज ही हरियाणा से एक कॉल आया, वहाँ का आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने, खासकर हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा था कि 10 साल जिसको नगर निगम में होगा उसको परमानेंट श्रेणी में ही माना जाए, वो उसको नहीं मान रहे। और यहाँ भी 240 हाजिरी का पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, तो ये मानते क्यों नहीं है? आम इंसान अगर कोर्ट की अवमानना कर दे तो सीधा जेल, इन पर लागू नहीं होते क्या नियम है? स्पेशल कुछ कानून है इनके लिए? कौन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं देता? मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, और ये लंबे नहीं है, पिछले 3-4 सालों के हैं। 2 अप्रैल 2018 को जब देश का SC/ST वर्ग जब सड़क पर आया, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था SC/ST एक्ट में बदलाव करने का, उसको निष्प्रभावी बनाने का, तो देश की जनता ने सड़क पर आकर के सुप्रीम कोर्ट को झुकने के लिए मजबूर किया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो है, क्या शब्द इस्तेमाल करूं, फिर आप कहोगे कि अवहेलना कर दी, मतलब झुकना पड़ा सरकार को और नरेंद्र मोदी को भी नाक रगड़ करके उस एक्ट को दोबारा और ज्यादा प्रभावी बना करके पेश करना पड़ा। सरकार झुकी नहीं झुकी, कहीं ना कहीं एकीकरण का फायदा मिला ना, जो अब नहीं मिल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ। दूसरा, संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर को पूरे को छावनी बना दिया गया था तुगलकाबाद के अंदर, लेकिन जनता जब रोड पर उतरी, चलो ये तो 2 अप्रैल का मामला तो पूरे समाज का था, SC/ST OBC, लेकिन वो तो सिर्फ जाटो समाज का मामला था, वो तो चमार समाज का मामला था, संत शिरोमणि रविदास का। सरकार को झुकना पड़ा, ऑर्डर किए, सरकार ने ही पैसे दिए, मंदिर वहीं पर बन रहा है और उसका काम शुरू हो रहा। तो जब आंदोलन करेंगे तो क्यों नहीं झुकेंगी सरकारें? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बताना, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं आपका ले रहा हूं और पूरा MCD का कर्मचारी सुन रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, 8 तारीख को जब प्रदर्शन हुआ था राजघाट पर, दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन था, दिल्ली सरकार के खिलाफ था ना, मुख्यमंत्री के था ना, इसीलिए गए थे, हजारों की संख्या में लोग गए थे, ये कड़वा सच है। लेकिन एक भी कर्मचारी बैरियर की तरफ को बढ़ाता क्या? नहीं, तो फिर काहे का प्रदर्शन था वो? फिर वो क्या प्रदर्शन था? ये प्रदर्शन करने के लिए वहां पर गए थे या वे वहां पर डरने के लिए गए थे? ये कह रहे हैं सीधा कि मिली-जुली सिर्फ दिखावा था। भाई साहब, राजघाट से लेकर के मुख्यमंत्री के कोई बैरिकेड बीच में था ही नहीं, लास्ट एक में नहीं, 3 बैरिकेड थे, 3 बैरिकेड थे, पुलिस ने पूरा इंतजाम किया हुआ था कि और गलती से इन्होंने पहला तोड़ दिया तो दूसरे पे रोकेंगे, और दूसरा भी अगर तोड़ दिया तो तीसरे पे आगे नहीं बढ़ने देंगे। पूरा इंतजाम था, मैं देख करके आया। कुल मिला के पहला ही नहीं तोड़ा, वो पहले के पास ही बैठ गए थे। तोड़ना तो ऐसी की तैसी में गया,
इन्होंने तो पुलिस वाले ने ऐसे डंडा भी नहीं थपथपाने दिया, वैसे मार्शल कॉम है, ठीक है, लेकिन मार्शल कॉम की कमी नहीं है। बहुत ही हीरो बच्चे थे, बहुत ही संगठित नेतृत्व की कमी थी कहीं ना कहीं। जिन लोगों ने नेतृत्व किया उन्होंने लीड कर दी, क्योंकि वो दलाली कर रहे थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी की, वो दलाली कर रहे थे वहां पर भारतीय मजदूर संघ की। वो दलाल है, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई बैरिकेड तक जाने की। हमने भी प्रदर्शन किया था केजरीवाल के खिलाफ, एक नहीं दो बैरियर तोड़े थे, और इसी वाल्मीकि समाज के हमारे बहादुर साथियों ने तोड़े थे। विनोद संगत था, रणवीर चावरिया था, छवि साहब थे, राजेश घाघट थे, दीपक पिहाल था, और तमाम दर्जनों लोग थे जिन्होंने एक नहीं तीन बैरियर तोड़े थे। बताओ तोड़े थे नहीं तोड़े थे? इनको तो बुखार भी नहीं आया, इनको तो एक लट गया, इनको तो बुखार भी नहीं आया, फिर क्या लेने गए थे वहां? और उसके बाद जी साहब, आपने अगर वो वीडियोज आपके पास आई हो जो अंदर कमिश्नर से बात हुई, उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि कई ऐसी चीजें थी, घर की बात बाहर हो रही है। चौहान साहब, ये मिली भगत थी। देखिए, उधर तो तुम हल्ला करने गए, उधर तुम्हें कमिश्नर ने बुला लिया। अबे तुम्हें कमिश्नर के पास ही ऐसी की तैसी जाना था, तो फिर वहां पर क्या लेने गए थे? और फिर तुमने बैरियर क्यों नहीं तोड़े? तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई? तुमने समाज की उस शक्ति का दुरुपयोग क्यों किया? इतनी माताएं बहनें वहां पर आई थी काम छोड़ करके, अगर तुम्हारे में मर्दानगी नहीं थी और तुम आगे नहीं बढ़ सकते थे, तुम्हारे बस का नहीं था आगे बढ़ना, तो क्या लेने गए थे वहां पर? ये वहां पर ड्रामा करने गए थे। ये वहां पर 18 तारीख से जो धरना चल रहा है, उस धरने को निष्प्रभावी करने गए थे। ये इसलिए गए थे कि कमिश्नर वहां से कोई ऑर्डर कर दे, और ये जो धरने पे लोग वहां पर बैठे हैं, इनका धरना खराब हो जाए, ये वहां पर इसलिए गए थे। हाँ, तो डीसी साहब, अब जो आम कर्मचारी है उसकी बातें कम, खासकर नेताओं की बातें ज्यादा हुई कि ये जो कपड़े पहनते हैं इनसे काम कराइए, आप ऐसा करिए वैसा करिए। वहां पर कमिश्नर साहब ने जो तमाचा मारा 40% बोलकर, जब कमिश्नर ने ये कहा कि 60,000 सफाई कर्मचारियों में से 40% ड्यूटी पे नहीं जाते, तो कौन है वो 40% जो नहीं जाते? भाई कच्चा कर्मचारी तो जाता है, उसको तो अपनी रोजी रोटी का ज्ञान है, उसको तो पक्का होना है, उसी की तो मजबूरी है, उसको तो मात्र 15,000 सैलरी मिलती है, वो तो बेचारा मजबूर है। वो तो तुम्हारा भी काम करता है, तुम्हारे काम की भी ऐसी की तैसी करता है, अपना काम तो करता ही करता है, तुम्हारा निकम्मों का भी काम करता है ना। 40% लोग काम पर नहीं जाते, ये तुम्हारे मुंह पे तमाचा था, तुम चुपचाप वहां पर बैठ करके सुनते रहे, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कमी है। दूसरी बात, वहां पर इनके एक नेता ने ये भी कहा कि इनसे काम कराओ, इनसे काम कराओ। हाँ, नेता। इसका मतलब ये है कि वो नेता ऐसा था कि खुद रिटायर हो गया, अब वो कह रहा कि इनसे काम कराओ, वो अब रिटायर हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी कमिश्नर की उस बात का समर्थन कर रहा था कि भैया वाकई में ही 40% लोग चोर हैं। और मैं कहता हूं, अगर मैं ये बात कह देता हूं तो मेरा पुतला फूकने की बात करते हो, और मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि पुतला फूकने आए क्यों नहीं। अब ये भी कहा गया, मैं तो रोज आता हूं यार, ये भी कहा गया, पुतला काहे को फूक दो। वैसे किसी ने ये भी कहा कि आप इनको पक्का कर दो तुरंत, चाहे एरियर ना दो। इसे कैसे देखते हैं? मैं कमेंट देख रहा था, कई लोगों ने ये लिखा कि आप कौन होते हैं हमारा पैसा मरवाने वाले। ये कैसे देखते हैं? क्योंकि किसी के भविष्य का ऐसा खिलवाड़, ऐसा मजाक, भद्दा मजाक देश में कहीं नहीं हो रहा। एक आदमी, एक परेशान आदमी एक वकील के पास जाता है और वकील से सेटिंग करता है कि जो पैसे मुझे मिलेंगे इतने % तेरे को दूंगा। वो वकील उसकी एप्लीकेशन लगाता है, और जब वो जैसी एप्लीकेशन लगती है उसको तुरंत पैसा मिल जाता है। कौन देता है? मैनेजमेंट देता है। तो जब मैनेजमेंट के पास पैसा है और उसका केस जेन्युइन है, तो यही हरामखोर मैनेजमेंट बिना वकील के पैसा क्यों नहीं दे रहा? बिल्कुल भ्रष्टाचार, क्योंकि कमीशंस कहाँ से मिलेगा? बहुत ज्यादा। और जो लोग ये कहते हैं ना, भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी, ठीक है, कि कोई भी महिला जब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक उस मोहल्ले में रहने वाले पुरुष चरित्रहीन ना हो। समझ गए नहीं मेरी बात? यहाँ के यूनियन लीडर एमसीडी को भ्रष्ट नहीं कह सकते, और एमसीडी के अधिकारी यूनियन लीडरों को भ्रष्ट नहीं कह सकते। दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों मिलकर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? अपने आप को नेता कहते हैं। जहां तुम्हारी माताएं बहनें काम करने के लिए जाती हैं, उनके वहां पर शौचालय की व्यवस्था तुम आज तक नहीं करा पाए, तुम वहां पर उनको बैठ करके खाना खाने की व्यवस्था नहीं करा पाए। और यूनियन के लीडर पता कितने हैं? कम से कम 10,000 हैं। वो जो 40% नहीं आते ना, जो कमिश्नर ने कहा, वो 10,000 लोग वो हैं कुर्ते पजामे वाले, जिन्होंने वर्षों से झाड़ू पकड़ करके नहीं देखी, और तन सैलरी ले रहे हो। तो बेईमान लोगों से सरकार डरती है क्या?
बेईमान लोगों से ना सरकार डरती कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि वो जो बोला गया है तो कहीं ना कहीं सच वो अगर जो सच बोला नहीं था तो अपोज क्यों नहीं किया? अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि मैं बोलूंगा तो बहन चोद मिर्च लग जाएंगे। अरे कमिश्नर ने अगर बोला कि 40% लोग काम नहीं करते तो तुमने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? और अगर तुम चुप थे और चुप ही नहीं थे, तुमने तो और वहां पर ये कहा कि हाँ हाँ साहब ठीक कह रहे हो, हम 40% चोर हैं और हम काम नहीं करते। और जो उनमें से एक रिटायर हो गया बड़ा चोर, वो कह रहा कि हाँ साहब मैं तो अब देखो मैं तो अब नौकरी कर नहीं रहा। ठीक है, अब ये जो है ये सारे चोर हैं जितने बैठे ये नौकरी करते ही नहीं, और विजिलेंस को लगाओ इनके पीछे और इनसे काम कराओ। ये एक क्वेश्चन ये भी बनता था, शायद ये कोई पूछ लेता कि इतने सालों में कितनी भर्ती हुई है, जितने रिटायर हो चुके हैं, कितने मर गए हैं, उनकी संख्या भी तो तुलना पर, और एफजेदार जिन्हें वो उसमें भी काउंट कर लिया, उनको तो बेचारों को कभी 1 दिन 2 दिन मिलता है, वो 40% में कहाँ 60% में आ रहे हैं। शालीनता मर्दानगी के साथ जय भगवान चारण नेताजी ने एक बात कही कि आप चुनाव कराओ, और चुनाव कराने के बाद जो यूनियन जीत करके आ जाएगी आप उससे बैठ करके बात करो, और जो बाकी लोग हैं इनको भेजो काम पर। इसका क्या मतलब हुआ इनको भेजो काम पर? इसका मतलब वो भी मानते हैं कि ये यूनियन की आड़ में कुर्ता पजामा पहन करके सैलरी तो ले रहे हैं पर ये काम नहीं कर रहे। और एक बात बताऊं आपको, मैनेजमेंट की टेबल पर बैठ करके जो आदमी कामचोर होता है, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, कोई भी कामचोर आदमी कभी प्रशासनिक टेबल पर बैठ करके समझौते की धमकी दे करके काम नहीं करा सकता, क्योंकि वो खुद चोर है, वो खुद काम नहीं करता। और यहाँ पर यही हो रहा है। नेताओं की बात करने के लिए कौन जा रहे हैं? कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दो। क्यों कर दो भाई? तुम्हारे कहे थे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई कच्चे कर्मचारियों का तुमने ठेका क्यों ले रखा, मुझे ये बताओ। जब कच्चे कर्मचारियों को वोट देने की बात आती है तो तुम उनको वोट नहीं देने देते। जब यूनियंस में उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन के होने वाले चुनाव के अंदर कच्चे कर्मचारी को वोट देने का अधिकार नहीं। लड़ाई उन्हीं की लड़ी जा रही है। अब सुनो, इन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी कि भाई इनको वोट देने दो। तो जब वो तुम्हारे मेंबर नहीं है, तुम्हारी यूनियन की रिकॉग्नाइजेशन में उनकी वोट नहीं डलती, तो तुम उनके मुद्दे क्यों ले रहे हो भाई? कैसे समझेंगे कि हमारे हितैषी हैं, उन्होंने तो चुना ही नहीं कुल मिला के। भोले भाले समाज को बेवकूफ बना करके नेता ज्यादातर बगल में उनकी फाइल लेकर के घूम रहे हैं, उनसे 4-4 3-3 लाख रुपए लेते हैं, तुझे पक्का करा देंगे, और उनको ब्लैकमेलिंग कर रहे। सच्चाई ये है कि आज तक इनके पास सीनियरिटी लिस्ट नहीं है कि कच्चे कर्मचारियों की सीनियरिटी लिस्ट कितनी है। कल एक लिस्ट कोई आई है, भी नेता, मैं चैलेंज कर रहा हूं आज, ये नहीं बता सकता कि टोटल कच्चे कर्मचारी कितने हैं और ये सीरियल नंबर 1 से लेकर के इतने नंबर तक है, इन्हें पता ही नहीं है। और जब तुम्हें पता नहीं होगा, मान लिया 100 कर्मचारी पक्के होने हैं, कच्चे कर्मचारी 100 पक्के होने हैं, उन्होंने पक्के होने वालों को भी ये नहीं पता कि 100 कौन से हैं, और करने वालों को पता है, क्योंकि वो उनको कर रहे हैं जिनका माल आ गया है। माल कहाँ से आया है? इन नेताओं ने ले जा करके दिया है। क्यों नहीं भाई तुम सीनियरिटी लिस्ट बना रहे? अरे सीनियरिटी लिस्ट बनाओ 1 से लेकर के 100 तक। अगर 100 आदमी क्या नाम पक्का होना है तो 100 पे क्रॉस मारो, इस सीरियल नंबर से ऊपर तक के सारे लोग पक्के होंगे और बिना पैसे के होंगे, तब है ना मर्दानगी। साहब आप कह रहे हैं कि जो यूनियंस हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, जिनका भुगतान कच्चे कर्मचारियों को करना पड़ रहा है कुल मिला के, क्योंकि नहीं है, यूनियन कमाने के अड्डे बना रखे हैं। यूनियन नहीं है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1956 के तहत 26 के तहत इनको एक भी आदमी को जानकारी नहीं। इलेक्शन ही नहीं हो रहे यहाँ तो। यूनियन एक्ट ये कहता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है, वहां पर उस स्थल पर अलग से शौचालय की व्यवस्था होगी, अलग से कैंटीन की व्यवस्था होगी, अलग से विश्रामालय की व्यवस्था होगी। तब वहां पर फैक्ट्री एक्ट लागू होता है, तभी वहां पर हर जगह बोनस एक्ट लागू होता है। यहाँ तो 1184 रुपए में ऐसी की तैसी करा रखी इन्होंने कच्चे कर्मचारियों की। क्या मतलब हुआ? कोई मतलब हुआ? जिंदगी भर से वही 1184 चला हुआ, तमीज नहीं है इनको लड़ने की। और दूसरी बात, अरे माताओं बहनों के लिए जब एक वार्ड के अंदर भाई साहब 200 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उस ट्रेड यूनियन एक्ट को लगाते क्यों नहीं हो? और उसके तो छोड़ो, इन्होंने तो वो एक्ट नहीं लगाया जिस जाति के अंदर ये पैदा होते हैं। SC/ST एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसके लिए 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ, और भारत बंद होकर के
सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा, देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। किस लिए है वो कानून? वो कानून इसलिए तो है कि सामान्य वर्ग का कोई भी अधिकारी, कोई भी राजनेता अगर आपको हरेस करता है, अगर आपको शोषण करता है, अगर आपको सही समय पर सैलरी नहीं देता, अगर आपको 8 घंटे से ज्यादा नौकरी करने के लिए बाध्य करता है, अगर आपको सही मेहनताना नहीं मिल रहा है, अगर आपके शौचालय की व्यवस्था नहीं करता है, तो सेक्शन 3 के तहत तमाम उपधाराएं दी है, उसके तहत उसके खिलाफ FIR करो। क्या आज तक के इतिहास में किसी भी ट्रेड यूनियन के नेता ने किसी जनरल स्वर्ण जाति के अधिकारी के खिलाफ कभी SC/ST एक्ट में कभी कोई FIR कराई है? क्यों नहीं कराई भाई? अनपढ़ हो गया? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? इस एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए हमने अपने 15 बच्चों की कुर्बानी दी है 2 अप्रैल को। इसलिए दी थी कि तुम उसका इस्तेमाल भी ना करो। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं FIR कराई आज तक? MCD का कमिश्नर हो उसके खिलाफ कराओ, DC हो उसके खिलाफ कराओ। हमने करवाई थी ना AC के खिलाफ। साला जमुना पार में एक AC के खिलाफ कराई थी, अब तक केस चल रहा, साला भागा फिर रहा, हाथ जोड़ रहा। तुम क्यों नहीं करा रहे हो? सर करनी चाहिए, नहीं कर, मेरे कहने करती है। ये चीज जो 25 तारीख को जो विशाल प्रदर्शन काम रोको, उसे कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि लड़ाई तो वहीं से शुरू होती है और वहीं पर हम आना चाहते हैं। बड़ा अजीब माहौल है, मुझे कहना नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आपका समर्थन है वैसे उसको? आप जाएंगे जो अभी कोर कमेटी जो काम कर रही है, जो सिविक सेंटर में बैठी थी 18 मार्च से? समर्थन उन तमाम साथियों को है जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पहले समझो, मेरा लॉजिक स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर प्राकृतिक लॉजिक है कि जब एक पत्थर होता है और पत्थर को तोड़ना होता है, तो पत्थर अगर 50 प्रहार करने के बाद टूटता है तो जरूरी नहीं कि जो लास्ट वाला प्रहार है उसी की कीमत होती है, बल्कि उससे पहले लगे हुए उस हथौड़े की, हर हथौड़े की कीमत होती है जो बारी बारी करके उस पत्थर पर लगता है। वो पत्थर उसके लगने से बेशक ना टूटा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं वो सब बधाई के पात्र हैं, कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। लेकिन काश अगर वो एक तरफा एक मुश्त होकर के एक बड़ा हथौड़ा पत्थर पे मारते तो पत्थर चकनाचूर हो जाता। अब हो ये रहा है कि पत्थर तो जो का तो है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। ये धरना प्रदर्शन करने वाले ये खुद चकनाचूर होते हुए गिर रहे हैं, कोई इधर गिर रहा, कोई उधर गिर रहा। उधर नगर निगम तो अपना काम कर रहा है, उसका काम भी चल रहा है। कुल मिला के जैसे अब कल एक लिस्ट आई है, कुछ करनामूलक हैं, कुछ लेफ्ट आउट के हैं, 1000 समथिंग कुछ लोग, उनकी सीनियरिटी लिस्ट आ गई है जिनकी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि वो उधर अपना काम कर रहा है। और एक जो फाइनल लिस्ट है जो सालों से पेंडिंग है सीनियरिटी, वो भी कुछ दिन में आने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये धरना खत्म तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिसकी लड़ाई चल रही है वो तो चीजें कर रही है सरकार। धरने के साथियों से मैं क्या कहूँ, ऐसा नहीं है, ना मेरा किसी से कोई प्रतिरोध है, ना मेरा किसी से कोई प्यार है। अपना तो हाल वो है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जब नरेश पिहाल जी आए थे हमने उनका भी स्वागत किया, भाई हम आपके साथ खड़े हैं। रणधीर घाघट ने जब भी कभी बात करी है तो हमने उसको भी कहा है, ठीक है। लेकिन जो लोग टुकड़ों में बट करके राजनीतिक हाथों पर नफरती तवे के अंदर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता। जब तुम्हारा दुख एक है, तुम्हारा दर्द एक है, समस्या ये नहीं है चौहान साहब, मैं कह दूंगा फिर बुरा लगेगा, सवाल ये इनका दर्द है ही नहीं। अरे जिस आदमी को बिना काम करे हुए 1 लाख रुपए मिले उसको घंटे का दर्द है क्या? वो तो मजे ले रहा है यहाँ पर, वो सारा काम नहीं कर रहा। दर्द है यहाँ पर कच्चे कर्मचारी को, दर्द है यहाँ पर उस माँ को, उस बहन को जिसने 30 साल अपनी जिंदगी के यहाँ पर लुटा दिए सफाई करने में, और कच्चे रिटायर 60 साल की उम्र में कच्चे होकर के जो कि तो रिटायर होने के कगार पे, दर्द उनको है। इनको क्या दर्द है? ये तो मजे ले रहे, जिनकी औकात कुछ भी नहीं है, वो आराम से चश्मे लगा करके हीरो की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि झाड़ू तो पकड़नी पड़ नहीं रही। क्यों कर रहे? क्योंकि कच्चा कर्मचारी अपने भी हिस्से का काम करता है और इन नालायकों के हिस्से का भी काम करता है। कई जगह से मैं तो कच्चे कर्मचारियों को आह्वान कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी में अगर स्वाभिमान के साथ जीना है, अपनी लड़ाई के लिए खुद खड़ा हो जाओ। पूरा अप्रैल इनको दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी में कोई रोड़ा नहीं बन रहे। जहां हमें बुलाया जाता है हम जाते हैं। कई जगह हमें भी हमारी बेइज्जती भी की गई, पहले ऐसी की तैसी कराने के लिए आए इसी दफ्तर में कि आ जाओ साहब आपका स्वागत है, और हम वहां चले गए तो एक नालायक नेता ये कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए। एक दलाल है, दलाल बीजेपी का दलाल, वो मेरे से कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए। अगर मैं जवाब गए थे, बुलावे पे गए थे आप, अगर मैं जवाब दे देता ना वहां पर
तो उसका रंग और ज्यादा काला कर देता मैं वहां पर, ऐसा कर देता, जिंदगी में नेतागिरी निकाल देता। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं सकारात्मक आदमी हूं। मैं मजदूरों के होने वाली हर आंदोलन में अपनी मौजूदगी इसलिए करता हूं कि हो सकता है मुझे वहां से कुछ सीखने को मिले। मैं अपने आप को संपूर्ण नहीं समझता, कोई संपूर्ण नहीं है। अप्रैल इनको दिया है, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, ये हम और जानना चाहते मैं हैं। क्या करने वाला हूं, मेरा तो आज भी इनको कहना यह है, बड़ी विनम्रता के साथ सभी नेताओं से हाथ जोड़ करके अपील है, आज भी अगर सारे लोग इकट्ठे होते हो जाओ भाई, आप ही लीडर रहो, आप ही अपना नेतृत्व दो, आप ही कमिश्नर से बात करो, हमें तो तुम जहां कहोगे झंडा लेकर के तुम्हारे पीछे चलो। जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारी समझ है, जितना हम संविधान को जानते हैं, उसकी पूरी थ्योरी, उसका पूरा लॉजिक, पूरा अनुभव अपने जीवन का हम आपको बताएंगे कि आपको क्या हम कर सकते हैं और कैसे गाइड कर सकते हैं। हमें लीडर बनने का शौक नहीं है। पगड़ी बेशक कोई भी बांधे जीत की, क्योंकि लड़ाई उसी की चल रही है अभी फिलहाल। इतनी बड़ी बड़ी लीडरी कर चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों तक हमने बात करी है। भारतीय संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 81, 82 और 84 मेरे नाम से हो रखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए कराया मैंने। तो मैं अब इनके यहाँ नेता बनूंगा और ये मुझे नेता बनाएंगे जिनकी खुद औकात नहीं है, ये मुझे नेता बनाएंगे क्या? मैं इनके बनाने से क्या नेता बन जाऊंगा भाई? तुम्हें खुद नहीं बेर की गांठ पता भाई, जब मुझे क्या नेता बनाओगे तुम? मैं तो तुम्हें गाइड करने के लिए जा रहा हूं, अगर हो जाओगे तो ठीक है, नहीं तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर एमसीडी के तमाम कच्चे कर्मचारियों को आह्वान करने के लिए एक जगह बुलाऊंगा, चाहे 50 ही आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर। लेकिन अगर 50 को भी मैंने ढंग से समझा दिया ना 2 घंटे, तो मैं इनकी नेतागिरी खत्म कर दूंगा। 1 तारीख को मैं बता रहा हूं, और मैं बुलाऊंगा पक्का। और मुझे पता है कि जब तक कुछ नहीं करा पाएंगे, कराओ, जहां मेरी जरूरत में तुम्हारे साथ हूं, लेकिन कच्चे कर्मचारियों को तुम्हारे ठगों के हवाले नहीं किया जा सकता, और इस ठेकेदारी प्रथा को तुम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि तुम खुद बेवकूफ, क्या कहूं मैं, तुम बेईमान हो, तुम खुद प्रशासन के सामने बात करना नहीं जानते, इसलिए तुम ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं करा सकते। जो 25 तारीख को होने वाली हड़ताल है, मैं इसका समर्थन करता हूं, ठीक है। अगर उन्होंने ढंग से काम किया और उन्होंने वास्तव में ईमानदारी से जनहित के लिए काम किया, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे, मुझे उम्मीद है। और 1 तारीख का जो प्रोग्राम है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है, ये कोई ना हड़ताल है, ना कोई आंदोलन है, ना ये किसी की 25 तारीख को होने वाली हड़ताल का कोई रोड़ा है, ना उसको कोई जवाब है किसी का, ये जवाब भी नहीं है, खराब करने का कोई जवाब है। वो तो आगे के एक गाइडलाइन देने के लिए, कच्चे कर्मचारियों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए शिक्षित करने के लिए एक आह्वान है, एक ट्रेड यूनियन का आह्वान होगा, और हम बताएंगे कि कच्चे कर्मचारी कैसे पक्के होते हैं, हमने करा करके दिए। मेरे विभाग के अंदर जिन कर्मचारियों, जो कच्चे कर्मचारी हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप कहीं भी चले जाइएगा, बिजली विभाग के कर्मचारी को आज 50,000 रुपए कच्चे कर्मचारी को मिल रहे हैं। मैं साला दिल्ली छोड़ के चला जाऊंगा, राजनीति बंद कर दूंगा, कोई मुझे बता दे किसी और नेता ने कराए, ठीक है। मेरे यहाँ का कच्चे कर्मचारी को अगर डेथ हो जाती है काम करते हुए, 25 लाख का चेक मिलता है, पूरे देश के अंदर कोई बता दे अगर किसी ने करा। बिजली विभाग में, जी हाँ, हमने वो काम कराए हैं जो पूरे देश में आज तक किसी ने नहीं कराए, और लोग उन ऑर्डर को मेरे से लेने आते हैं कि हम भी किसी तरीके से अपने। लेकिन मुझे दुर्भाग्य ये है कि जिनको मैं समझाना चाहता हूँ, एमसीडी भी इसी सरकार के अंडर में, जिसमें बिजली विभाग है, ये लोग समझने को तैयार नहीं। अरे जो अच्छी चीजें कहीं दूसरे विभागों में हैं, वो तुम्हारे यहाँ भी हों, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसी भी विभाग में, मैं कह रहा हूँ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कहीं पर भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये अच्छी चीजें हो रही है और सरकार ने अच्छी, मैं उनके ऑर्डर को वहां से ला करके यहाँ पर कोशिश कराता हूँ कि ये यहाँ पर दिल्ली में भी लागू, तो इनका भी तो प्रयास ही होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये कि जिस आदमी ने ये माइलस्टोन रचे, इतिहास रचा, ठीक है, कि अपने 25,000 कर्मचारियों को तनख्वाह 50,000 और 25 लाख का चेक अगर उनको दिक्कत हो जाए, उनके आने जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा, उनको पेट्रोल के पैसे, उनके मोबाइल के पैसे, उनके वर्दी के पैसे, तमाम सुविधाएं जिस आदमी ने अपने विभाग में कच्चे कर्मचारियों को दी, उस आदमी की तरफ वो लोग उंगली उठा रहे हैं जो अपनी बहन बेटियों के लिए शौचालय की व्यवस्था भी नहीं करा पाए। इनको डूब कर मर जाना चाहिए। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा रहा हूं, आप मेरे भाई हो, और ये समाज की लड़ाई है, इसको जाति की लड़ाई से बाहर निकालो पहले तो।
ये वाल्मीकि समाज की लड़ाई नहीं है, ये पूरे SC ST वर्ग की लड़ाई है। इसको जब तक आप एक विशेष जाति के आवरण से बाहर नहीं निकालोगे और जब तक तुम ये कहोगे कि हम क्या मर गए, ये फला जाति के लोग हमारे पर लीडर बनेंगे, अरे इस बातों को छोड़ दो। सच्चाई ये है कि तुम मरे हुए ही हो, तुम्हारे बस का नहीं है कुछ भी। और अभी भी अगर इनका भला करना चाहते हो तो सबको साथ लेकर के चलो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी आपने सुनी। दर्द तो वाकई है, क्योंकि ये पीड़ा सालों की है। नोएडा से लेके हर जगह आपने देखा मजदूरों का क्या हाल था। अब उस पर भी सवाल उठा दिए। कभी मजदूरों की पीड़ा जाननी चाहिए। आप यही ख़त्म करता हूँ कि दर्द उसी को होता है जिसे चोट लगी होती है, और सबसे बड़ा झूठ, हम आपका दर्द समझते हैं। जिसने ये लिखा कमाल की लाइन लिख दी और वो चला गया। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।